हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दी लर्नर पॉइंट। जैसा कि अपने को पता है, अपने जनरल साइंस कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की, तो आज उसी श्रृंखला को और आगे बढ़ा लेते हैं। लास्ट क्लास में अपने क्या यूपीएससी नेम करना सीख लिए थे। आज अपने करेंगे कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। देखो, कार्बन सीधा सा आप सोचो कि लकड़ी के अंदर कार्बन होता है क्या? प्रॉपर बोलूँ तो क्या होता है? हाइड्रोकार्बन, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं। जब इसका क्या करवाना होता है? दहन के लिए कौन सी गैस काम में आती है? ऑक्सीजन। दहन के लिए कौन सी गैस काम में आती है? ऑक्सीजन। जब हाइड्रोकार्बन का दहन करवाया जाता है तो प्रोडक्ट बनता है CO2 प्लस में H2। ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि अपने हाइड्रोकार्बन का दहन करवाते हैं तो क्या बनता है? तो CO2 प्लस में H2O। यहाँ पे अपने को ये याद रखना है। रीड अपने कर लेते हैं। इस भाग में हम कार्बन यौगिकों की कुछ रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। चूंकि हमारे द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले अधिकांश ईंधन कार्बन अथवा उसके यौगिक होते हैं, अतः सर्वप्रथम हम दहन के विषय में पढ़ेंगे। कोई काम की बात नहीं है। ये देखो, अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा व प्रकाश के साथ CO2 उत्पन्न करता है। ये चीज़ देखो, हाइड्रोकार्बन के लिए तो मैंने बता दिया था, अकेला जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाएगा। ये बात सभी को पता है। ये चीज़ देखो, ऊष्मा और प्रकाश के साथ, यानी कि क्या निकलेगी बेटा? यहाँ पे हीट निकलेगी। और कोई भी रिएक्शन है जिसमें हीट निकलती है तो वो किस टाइप की रिएक्शन होती है? ऊष्माक्षेपी। कौन सी? ऊष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक। तो यहाँ तक हो गया। ये याद रखना, ऊष्मा और प्रकाश के साथ दहन पर अधिकांश कार्बन यौगिक भी प्रचुर मात्रा में ऊष्मा व प्रकाश को मुक्त करते हैं। निम्नलिखित वे ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती हैं जिनका अध्ययन आपने पहले अध्याय में किया। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं वो होती है जिनमें ऑक्सीजन क्या होता है? ऐड। देखो, जैसे अपने कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड करवाएंगे, CO2 और साथ में हीट निकलेगी। हाइड्रोकार्बन, कार्बन भी और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, मैंने कहा था क्या निकलेगा? CO2 जल और साथ में निकलेगी एनर्जी। तो ये भी कैसी है? ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट, ये अपने क्या ले रहे हैं? अल्कोहल ले रहे हैं। इसकी भी रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाएंगे, CO2 जल और ऊष्मा व प्रकाश। तो ये तीनों रिएक्शन आपको याद करनी है। एग्जाम के अंदर रिएक्शन आएगी, थ्योरी नहीं आएगी। ये क्रियाकलाप करने की अपने को कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखो, आगे चलते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलेगी। अंडरलाइन, प्लीज अंडरलाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? जिनमें कार्बन कार्बन क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। उनमें कौन सी ज्वाला निकलती है? स्वच्छ ज्वाला निकलेगी। लेकिन असंतृप्त कार्बन यौगिकों से अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलेगी। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस बच्चे ने 10th क्लास की बुक को पढ़ा है उसे ये आता होगा, नहीं तो मोस्टली क्या है, बड़ी क्लासों में भी हो जाते हैं, पर ऐसी बातों का अपने को थोड़ा कम ध्यान रहता है। तो सैचुरेटेड तो जलेंगे स्वच्छ ज्वाला के साथ, फ्रेश लाइट के साथ, और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, वो काला धुआं और पीली ज्वाला। कौन सा? काला धुआं और पीली ज्वाला। ये याद रखने, ऐसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं एग्जाम में। इसके परिणाम स्वरूप क्रियाकलाप 4.3 में धातु की तश्तरी पर कजली निक्षेपण होगा। ये भी देखो, लगता है ना, कई बार अपने देखते हैं जो पतीला वगैरह होता है उसके पीछे कालस लग जाती है, कजली निक्षेपण हो जाता है, काला काला हो जाता है। लेकिन वायु की आपूर्ति को सीमित कर देने से अपूर्ण दहन होने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी कजली ज्वाला निकलेगी। यानी कि यदि ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है, यदि अपूर्ण दहन होता है, तब ये कजली ज्वाला निकलती है। यानी कि जो अपने बर्तन वगैरह हैं वो नीचे से क्या हो जाते हैं? काले हो जाते हैं। ये आपने देखा भी होगा। घरों में उपयोग में लाई जाने वाली गैस अथवा केरोसिन के स्टोव में वायु के लिए छिद्र होते हैं, जिनसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन संतृप्त मिश्रण जलकर स्वच्छ नीली ज्वाला देता है। वो कैसी ज्वाला देता है? स्वच्छ नीली ज्वाला देता है। बीच में छेद होते हैं, नीचे आपने थोड़े बहुत देखे होंगे। तो आपको यहाँ पे ये सैचुरेटेड स्वच्छ ज्वाला और अनसैचुरेटेड में काले धुएं पीली ज्वाला। यदि कोई बर्तन के तले काले होते हुए दिखाई देते हैं तो इसका क्या अर्थ है? कि वायु छिद्र अवरुद्ध हो गए हैं तथा ईंधन का व्यर्थ व्यय हो रहा है। मैंने यही बताया था, जब अपूर्ण दहन हो रहा है। कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधनों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तथा सल्फर होती है। इतनी इंपॉर्टेंट बात है। ये बातें ना सिर्फ आपको NCERT की बुक में मिलती है, गाइड वगैरह में बहुत औखा मिलता है ये काम। और जो एग्जाम में पेपर बनेगा ना अपना,
पेपर में एग्जाम क्या बोल रही हूँ कि जो अपने क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के अंदर वो एनसीईआरटी के बेस्ड ही बनता है। फिर अपने सोचते हैं यार ये क्वेश्चन तो गाइड में भी नहीं है, तो गाइड में क्या एनसीईआरटी बुक में पड़ा है। कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधनों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर होती है। तो ये क्लास साथ में सुन लिया करो, वैसे एनसीईआरटी पढ़नी औखी लगती है सभी को, तो ये याद रखना कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधनों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर होती है। तो पूछ ले कि कोयले और पेट्रोलियम जैसे ईंधनों में कौन सी अलग से जो एलिमेंट होती है, तो आप क्या आंसर लगा के आओगे, नाइट्रोजन और सल्फर। इनके दहन के फलस्वरूप सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है जो पर्यावरण के प्रदूषक हैं। तो कोयले और पेट्रोल से क्या प्रदूषण होता है, क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, नाइट्रोजन और सल्फर। ये नाइट्रोजन और सल्फर का दहन का मतलब है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे क्या बनाते हैं, जहरीले प्रदूषक बनाते हैं जो पर्यावरण में क्या पहुंचाते हैं, अपने को हानि पहुंचाते हैं। तो पता लग गया कोयला और पेट्रोल है वो कैसे प्रदूषण फैला रहा है। क्यों जलते हुए पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं अथवा नहीं करते हैं। क्या आपने कभी कोयले और लकड़ी की अग्नि को देखा है? यदि नहीं तो अगली बार जब भी अवसर मिले तो ध्यान से देखिए कि लकड़ी और कोयले का जलना आरंभ होने पर क्या होता है। आपने देखा कि एक मोमबत्ती या गैस स्टोव की एलपीजी जलते समय ज्वाला उत्पन्न होती है। यद्यपि आप देखेंगे कि अंगीठी में जलने वाला कोयला या तारकोल कभी कभी लाल रंग के समान उज्जवल हो जाता है तथा बिना ज्वाला के ऊष्मा देता है। इसलिए होता है क्योंकि केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ऊष्मा उत्पन्न होती है। अंडरलाइन, केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ऊष्मा उत्पन्न होती है। लकड़ी या तारकोल जलाने पर उपस्थित वाष्पशील पदार्थ वाष्पीकृत हो जाती है तथा आरंभ में ज्वाला के साथ जलते हैं। तो गैसीय पदार्थ के जलने से ही क्या निकलती है, ज्वाला उत्पन्न होती है। गैसीय पदार्थों के परमाणुओं को ताप देने पर एक दीप्त ज्वाला दिखाई देती है तथा उज्ज्वल होना आरंभ करती है। प्रत्येक तत्व के द्वारा उत्पन्न रंग उस तत्व का अभिलाक्षणिक गुण है। गैस स्टोव की ज्वाला में तांबे के तार को जलाने का प्रयास किया जाता है और इसके रंग का प्रक्षेपण किया जाता है। आपने देखा कि अपूर्ण दहन से कजल उत्पन्न होता है जो कार्बन होता है। इसके आधार पर आप मोमबत्ती के पीले रंग की ज्वाला का क्या कारण बताएंगे। तो अपने को तो बस गैसीय पदार्थ के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है, इसमें ये पॉइंट आपको क्या रखना है, याद रखना है। कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण, कोयले और पेट्रोलियम का निर्माण जैव मात्रा में हुआ है। ये देखो जो विभिन्न जैविकीय और भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्षों, फर्ण और अन्य पौधों के अवशेष हैं। भूकंप अथवा ज्वालामुखी फटने के कारण ये धरती में चट्टानों की परतों में नीचे दब गए तथा धीरे धीरे क्षय होकर ये कोयला बन गए। तो कोयला कैसे बनता है, ये वृक्ष वगैरह है, भूकंप वगैरह आए, दब गए चट्टानों में, ठीक है। जीवाश्म, तेल और गैस लाखों वर्ष पुराने छोटी समुद्री पौधों व जीवों के अवशेष हैं। तो तेल और गैस किसके अवशेष हैं, समुद्री पौधे और जीवों के। उनके मृत होने से उनके शरीर समुद्र तल में डूब गए और गाद से गड़ गए। उन मृत अवशेषों में बैक्टीरिया के आक्रमण से प्रबल दाब के कारण तेल तथा गैस का निर्माण हुआ। इसी बीच गाद धीरे धीरे दबकर चट्टान बन गया। चट्टानों के छिद्रित भागों से तेल और गैस का रिसाव हुआ और ये पानी में स्पंज की तरह फंस गए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोयले तथा पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? अरे अभी तो बताया है कि ये सारे क्या हैं, जो वृक्ष वगैरह थे, पौधे हैं, उनके अवशेषों से बने हैं, यानी कि ये जीवाश्म ही हुए जो अवशेष से बनते हैं। अब अगला टॉपिक है दहन के बाद ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है भाई, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना। प्रथम अध्याय में आपने ऑक्सीकरण की अभिक्रिया का अध्ययन किया। दहन करने पर कार्बन यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलाया तो क्या हो गया था, CO2। इस पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रियाएं भी हैं जिनमें अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदला जाता है। तो अल्कोहल ग्रुप क्या होता है, OH, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा होता है, COH। एक ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो यानी कि क्या करवा रहे हैं, इसका ऑक्सीकरण। क्या करवा रहे हैं, इसका ऑक्सीकरण। देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो यानी कि ऑक्सीजन ऐड किए तो उसका क्या किया, अपने ऑक्सीकरण किया या उससे ऑक्सीकृत किया है। तो उसके लिए कौन से कैटालिस्ट पूछे जाते हैं, ये 2-3 बार तो एग्जाम में कोई ना कोई आ गए हैं, शायद रेलवे के एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है। एज इट इज़ ये रिएक्शन दे दी थी, इधर अल्कोहल इधर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक क्वेश्चन तो यही याद रखना कि अल्कोहल से क्या बन सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकते हैं। और इसमें क्या यूज होता है, तो बेसिक KMnO4 क्षारीय KMnO4 प्लस में हीट देनी पड़ेगी।
यदि ये एब्सेंट है तो उसकी जगह अपन ये भी दे सकते हैं अम्लीकृत एसिटिक K2Cr2O7 प्लस में हीट, तो KMnO4 या K2Cr2O7, KMnO4 K2Cr2O7 प्लस में अपने को क्या देनी पड़ेगी, हीट। तो इस रिएक्शन को अपनी आंखों में बसा लो कि जब भी आएगी हम सही करके आएंगे। हम देखते हैं कि कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, जो ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, जैसे कि KMnO4 K2Cr2O7 है, वो अल्कोहल को क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो जो ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीकारक। क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट, ये क्षारीय KMnO4 को क्या बोलते हैं, क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट। क्वेश्चन आ जाए पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र है तो क्या लिख के आओगे, KMnO4। अथवा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7, डाई का मतलब यहाँ पे Cr कितने हैं, 2 हैं। एल्कोहलों को अम्लों में ऑक्सीकृत करते हैं, अर्थात ये आरंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ते हैं, अतः इनकी ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ऑक्सीकारक यहाँ पे कौन से हैं, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों यहाँ पे किसकी तरह काम करते हैं, ऑक्सीकारक की तरह काम करते हैं। अब नेक्स्ट है संकलन और एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा बुक से ना आप रीड किया करो, बुक लाने की ज़रूरत नहीं है, NCERT ऐप डाउनलोड करके वहाँ से रीड कर लिया करो। ज़्यादा बुक तो अपने बेड पे इकट्ठी करनी नहीं है, फिर अपने से पढ़ी तो जाती नहीं है इतनी और स्ट्रेस ही आता है। तो बस मेरे से यहाँ पे सुन लिया, एक आधी लाइन याद होगी, अच्छी बात है। एक आधी लाइन जब आप पढ़ोगे तो आप खुद अपने स्तर पे निकाल लोगे। बस इतने की तो क्वेश्चन बनने हैं, अपने 10 टॉपिक हैं, 4-5 क्वेश्चन आने हैं, आराम से, ज़्यादा लोड लेने की लोड नहीं है आपको साइंस के अंदर। जैसे जैसे NCERT पढ़ा रही हूँ एक बार मेरे साथ सुन लिया करो, दूसरी बार क्या आप खुद बुक से रीड कर लिया करो। जब अपने एग्ज़ाम पास में आएगा अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर देंगे। चलो भाई, हो गया काम। ठीक है, थैंक यू।